यूपीएससी पीटी के अनुसार ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3% हर साल पूछे जाते हैं। यदि आपने पीवाईक्यू पर्सन देखे होंगे, 2025 का पेपर ही देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि सार्वजनिक वित्त में बजट से और घाटे के प्रकार के बारे में लेके सीधा अप्लाइड पर्सन पूछा था, डायरेक्ट कोई परिभाषा नहीं पूछी थी। और अपने को मोस्टली अपने को यही कन्फ्यूजन रहता है कि वहाँ पर अपन अप्लाइड नहीं कर पाते। तो आज अपन पूरे इन टॉपिकों को, जो कि काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, इनको अपन 1 घंटे के अंदर मिनिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, सार्वजनिक वित्त होता क्या है। सार्वजनिक वित्त से साफ समझ में आता है, ये फाइनेंशियल टर्म है। सार्वजनिक वित्त में होता है कि जो सरकार का जो आय और व्यय होता है, कि सरकार को रुपये कहाँ से आ रहे हैं और रुपये कहाँ जा रहे हैं, उसका विवरण होता है। इसका प्रबंधन करना आवश्यक है, क्योंकि सरकारी खर्चे के बारे में अपने को जानकारी रहना आवश्यक है ना। तो प्रबंधन क्यों करें, ताकि स्थायी समावेशी संधारणीय प्रगति को सुनिश्चित कर सकें। और ये प्रबंधन जिसके द्वारा किया जाता है उसको बोलते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में क्या किया जाता है, जो सार्वजनिक वित्त होता है उसका आवंटन का कार्य, पुनर्वितरण का कार्य, स्थायित्व और विकासात्मक कार्य, इनके लिए प्रबंधन किया जाता है। अच्छा, सार्वजनिक वित्त के जो राजकोषीय नीति होती है, इस कौन कौन से प्रकार की होती है। प्रोसाइकिल क्या होती है, यानी जिस प्रकार जो अर्थव्यवस्था की साइकिल चल रही है, यानी अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है तो सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर दे, और अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही तो सरकार सार्वजनिक व्यय को कम कर दे। हाँ बताओ, क्या ये अच्छी रणनीति है। नहीं, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि जब तेजी की अवस्था होती है तो सरकार को अपने राजकोषीय व्यय को कम करना चाहिए, और जब मंदी की स्थिति होती है सरकार को अपना खर्चा बढ़ाना चाहिए। मंदी की स्थिति में सरकार को खर्चा क्यों बढ़ाना चाहिए, मैंने मुद्रास्फीति वाले टॉपिक में समझाया था, दोबारा बता रहा हूँ। देखो, जब मंदी आएगी यानी लोगों के पास इतना आय नहीं है कि वह बाजार में अतिरिक्त मांग जनरेट कर सकें। यदि मांग जनरेट नहीं होगी तो ही तो मंदी आती है ना। तो सरकार अपना खर्चा बढ़ाएगी, सरकार का खर्चा बढ़ेगा तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति होगी, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति होगी तो लोगों के पास आय आएगी, लोगों के पास आय आ गई तो वह अतिरिक्त मांग को जनरेट कर पाएंगे और मंदी की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो राजकोषीय नीति सबसे बेस्ट कौन सी होती है, काउंटर साइकिल वाली, जिसमें जब तेजी की अवस्था होती है तो सार्वजनिक व्यय कम किया जाता है और मंदी की अवस्था में सार्वजनिक व्यय को बढ़ाया जाता है। समझ में आ गया ना कि ये इस काउंटर साइकिल क्यों जरूरी होती है। वाटरफॉल राजकोषीय नीति क्या होती है, कि जो अपनी पहले से चली आ रही जो नीति है राजकोषीय नीति, उसी का अपन पालन करते रहें। और एक होती है एजाइल राजकोषीय नीति। इसमें क्या होता है कि अपन फीडबैक लेते हैं, अपने जो भी जिस भी क्षेत्र में रुपए का आवंटन किया जा रहा है उसका पहले फीडबैक लेते हैं कि इसका आवंटन पिछले साल किया था तो उसके आधार पे अब कितना किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं बजट। देखो, सबसे पहले सर्वप्रथम बजट आया था 1860 में, किसने लेके आया था, जेम्स विल्सन ने। यूपीएससी पीटी 2023 में प्रश्न पूछा गया था कि आर्टिकल 112 में यूपीएससी पीटी में प्रश्न किया था कि बजट का सीधा मेंशन है संविधान में। नहीं, बजट के बारे में कोई टर्म नहीं दे रखा है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात कही गई है, ध्यान रखना, बजट का कोई सीधा मेंशन नहीं है। राज्यों के लिए बजट कौन से आर्टिकल में है, 202 में। पहले रेल बजट था, उसको अलग कर दिया गया था, किसके द्वारा, अकबर समिति। अच्छा बताओ, रेल बजट को अंग्रेजों ने अलग क्यों किया होगा, क्योंकि आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें बताया गया है कि रेल ही काफ़ी इम्पोर्टेंट साधन था अंग्रेज़ों का भारत में अपनी संप्रभुता बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो सेना का आवाजाही करते थे और कच्चे माल को ले जाना और तैयार माल को अपने देश में अंदर की क्षेत्रों में डंप करने का कार्य करती थी। इसको 2017 में पुनः विलित कर लिया गया सुरेश प्रभु समिति की अनुशंसा पे। तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने लाया था, जॉन मिथाइल। और आज़ादी के बाद पहली बार बजट भारतीय किसने लेके आया था, आर.के. सेठी ने। जब बजट जारी होता है तो उसमें 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है आर्थिक सर्वे, जो 9 महीने के आंकड़े होते हैं, 9 महीने के आंकड़े, क्योंकि पहले आ जाता है आर्थिक सर्वे, तो इसमें 9 महीने के आंकड़े होते हैं और बचे 3 महीनों का अनुमान होता है कि हाँ इन 3 महीनों में हमारा ये खर्च होने की संभावना है। और जो बजट होता है वो पूरा आगामी वित्त वर्ष के उसमें आंकड़े होते हैं। अच्छा, बजट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, परफॉर्मेंस बजट, बजट आवंटन परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाता है। अच्छा, परफॉर्मेंस के आधार पर करेंगे तो ऑब्वियसली स्वस्थ रूप से प्रतिस्पर्धा होगी, तो ये बेटर होता है ना।
आउटकम बजट क्या होता है? इसके लिए एक लक्ष्य तय किया जाता है और उस लक्ष्य के आधार पर ही बजट प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अपन ने 2047 के लिए जो अमृत भारत वाला लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। शून्य आधारित बजट क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष से नए सिरे से बजट की शुरुआत होती है। यानी कि मैंने किसी संस्थान के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए पास किए थे। 1000 करोड़ में से केवल 900 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो बचे 100 करोड़ का वापस वहाँ पर जीरो मान लिया जाएगा। दोबारा से जब वापस बजट की स्टार्ट होगी तो जीरो से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि जो पिछले 100 करोड़ बचे थे उनका अगले साल फिर से उपयोग कर लेंगे, नहीं। तो प्रत्येक वर्ष नए सिरे से शुरुआत होती है। जेंडर बजटिंग ध्यान रखना, यदि यूपीएससी प्रश्न पूछेगी तो इसी टॉपिक से पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। लेकिन ध्यान रखना इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, क्योंकि ये जेंडर से संबंधित है ना। और इस जेंडर बजटिंग के तहत मिशन शक्ति और सामर्थ्य योजना जैसी योजनाएं भी आ चुकी हैं। अंतरिम बजट कौन सा होता है? ये यूपीएससी 2024 का प्रश्न है ना, आई थिंक। उसमें क्या हुआ था कि 24 में अपने चुनाव थे ना, इसलिए वहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। अंतरिम बजट क्या होता है कि जिस साल इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन होंगे, तो आप बताओ कि अगस्त में इलेक्शन है, तो संभावना है ना कोई दूसरी सरकार आ जाए। यदि दूसरी सरकार आ जाएगी, नई सरकार आएगी, तो पुरानी वाली सरकार का बजट क्यों मानेगी? वो तो अपने अनुसार नई योजना लेके आएगी। तो इसलिए जब तक इलेक्शन होता है, मान लो अगस्त में इलेक्शन है, फरवरी मार्च में बजट आया, तो वो बजट केवल अगस्त महीने तक का ही होता है, पूरे एक साल का नहीं होता। तो इसको बोलते हैं अपन अंतरिम बजट, यानी इलेक्शन के वर्ष में इलेक्शन की समयावधि तक जो बजट पारित किया जाता है उसको बोलते हैं अंतरिम बजट। बजट होता क्या है? जहाँ सरकार का आय और व्यय, तो सरकार का आय और व्यय दो प्रकार से हो सकता है या नहीं, या तो राजस्व हो सकता है या पूंजीगत हो सकता है। अच्छे से पता है आपको। राजस्व में क्या होता है कि जिसमें सरकार को अपनी कोई भी संपत्ति की कमी नहीं की जाए, पूंजीगत जो भी संपत्ति होती है उनको ख़त्म नहीं किया जाता, यानी उनमें कमी नहीं की जाती। और जो पूंजीगत होता है उसमें या तो संपत्ति का निर्माण हो रहा है या संपत्ति खत्म हो रही है। इसको अपन घर के बजट की तरह समझ सकते हैं। जैसे घर में आई सैलरी आई और अपन ने बिजली पर या पानी की किसी बिल पर या और अन्य बिलों पर खर्च कर लिया, है ना। और पूंजीगत में क्या होता है? जब अपन गहना बेच कर अपना कोई कार्य निकाल रहे हैं या मकान का निर्माण कर रहे हैं, तो या तो अपना निर्माण हो रहा है या अपना कुछ चीज़ें का कमी आ रही है ना, पूंजीगत कोई चीज़ों में कमी आ रही है, वो होता है पूंजीगत। और राजस्व में क्या कि अपनी एक सैलरी आई और सैलरी के बाद अपन ने उसको अपने जो भी बिल वगैरह हुए उस पर खर्च कर दिया, तो ये होता है राजस्व। और जहाँ पूंजी का निर्माण या नष्ट हो रही है वो होता है पूंजीगत। तो राजस्व में देखते हैं कि राजस्व आय कौन सी होती है और राजस्व व्यय में क्या क्या आता है। थोड़ा गौर से ध्यान रखना, इनका अंतर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्व आय में क्या आता है? कर राजस्व, तो सरकार को जो कर प्राप्त होते हैं ना, अपन जो टैक्स देते हैं कौन कौन से, आय कर हुआ, निगम कर हुआ या पूंजीगत कर, ये अपने प्रत्यक्ष कर के थ्रू अपन गवर्नमेंट को देते हैं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, जो अपन जीएसटी के थ्रू देते हैं या उत्पाद शुल्क वगैरह हुआ। एक हो गया कर के थ्रू आने वाला, दूसरा हो गया गैर कर वाला। ध्यान रखना गैर कर में कौन कौन से आते हैं ये बिल्कुल ध्यान रखना। ब्याज प्राप्ति कौन सी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को ऋण वगैरह देती है या किसी संस्था को उनको ऋण दी, तो उसके बदले में जो ब्याज प्राप्त हुआ, ध्यान रखना ब्याज, पूरा ऋण की बात नहीं है, केवल ब्याज की। जैसे हर साल 6% का ब्याज पर प्राप्त हो रहा है। लाभांश या मुनाफा किसका? सरकारी कंपनी, जैसे भेल हुआ या एलआईसी हुआ, जो भी इनका लाभांश होता है वो गैर कर राजस्व के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें किसी ना तो कोई नई संपत्ति का निर्माण हुआ है या कोई पुरानी संपत्ति नष्ट हुई है। कोई भी फीस या जुर्माना जैसे अपन टोल टैक्स देते हैं या अपना जो चालान कट जाता है, वो सब गैर राजस्व के अंदर सरकार के पास आता है। अनुदान में क्या आता है? जो आपको पता होगा तो कोई जैसे जो विकसित देश होते हैं ना, वो विकासशील देशों को कुछ रुपए हर साल अनुदान के रूप में देते हैं, जैसे पर्यावरण के लिए हुआ या किसी अन्य कार्य के लिए। आपने अभी न्यूज़ पढ़ा होगा, लगभग साल भर पहले की है, तो अमेरिका के कुछ
लोगों का कहना था कि भारत को जो अमेरिका अनुदान के रूप में रुपए देते हैं ना, उसको बंद कर देना चाहिए। तो ये वही अनुदान है, यानी विदेशी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा जो रुपए दिए जाते हैं। ध्यान रखना, ये वापस नहीं होता, ये कोई ऋण के रूप में नहीं होता, केवल वापस ना देने की शर्त पे ही होता है कि हाँ तुम ये अपना विकास कर सकते हो। जैसे भारत भी देता है। आप जब अपना भारत का और मालदीव का तनाव चल रहा था, तो अपन ने न्यूज़ में काफ़ी बार सुना होगा कि तनाव के बावजूद भी भारत सरकार ने मालदीव को अनुदान के रूप में कुछ रुपए दिए हैं। तो ये वो अनुदान है। अब राजस्व व्यय कौन सा होता है? ये तो अपने सरकार को आने वाली प्राप्तियाँ हो गई। अब सरकार कहाँ कहाँ खर्च करता है अपना राजस्व व्यय को? ब्याज का भुगतान। ब्याज कौन सा? जो सरकार ने खुद कर्ज ले रखा है ना, उसका जो भुगतान करती है ब्याज का। ध्यान है ना, पुराना कर्ज एक मूलधन की वापसी नहीं कर रही, केवल ब्याज की वापसी कर रही है। यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था? केवल ब्याज प्राप्त हो रहा था। ब्याज प्राप्त होता है तो राजस्व आय में, मूलधन पर जो ब्याज देते हैं वो आता है राजस्व व्यय में। और कौन सा आता है? वेतन और पेंशन। सरकार जो वेतन देती है और जो पेंशन देती है वो भी राजस्व व्यय के अंदर है। सब्सिडी हुई, जो फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देती है, बिजली पर या किसी और अन्य जल वगैरह पर जो सब्सिडी देती है वो भी राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। रक्षा पर व्यय, यहाँ ध्यान रखना, रक्षा पर यदि कोई वेतन वगैरह दे रही है, कुछ स्वास्थ्य या शिक्षा पे खर्च हो रहा है, वो तो राजस्व व्यय के अंदर आएगा। लेकिन जो हथियार खरीदती है ना, वो हथियार खरीदना राजस्व व्यय के अंतर्गत नहीं आएगा, वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आएगा। और जो प्रशासनिक खर्चे होते हैं वो भी राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं पूंजीगत खाते के अंदर क्या क्या आता है। ध्यान रखना, ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्व और पूंजीगत में क्या क्या अंतर है। पूंजीगत व्यय में उधारी। उधारी कौन सी? जो बाजार से ली थी, सॉरी पूंजीगत आय की बात कर रहे हैं ना, उधारी ले रही है जो भी सरकार बाजार से ले रही है, आरबीआई या विदेशी सरकार से लेती है। अपन आगे बात करेंगे, जो प्रतिभूतियाँ आती है ना, उनके द्वारा सरकार उधार लेती है। ध्यान रखना, उधारी ले रही है वो तो आएगी पूंजीगत में, और उधारी के ऊपर जो ब्याज दे रही है वो आता है राजस्व व्यय के अंदर। मूलधन चुकाएगी वो किस में आएगा? पूंजीगत व्यय के अंदर, ऋणों की अदायगी है ना, मूलधन चुका रही है। पूंजीगत आय में और क्या आता है? विनिवेश। विनिवेश में जो कोई भी कंपनी थी भारत सरकार की, एयर इंडिया थी, उसका सरकार ने अपना शेयर बेच दिया, तो होता है विनिवेश। वो भी किस में आता है? पूंजीगत आय के थ्रू। ऋण की वसूली, अब अपन ने बात किया था कि राज्य या संस्थानों के द्वारा जो ब्याज प्राप्त होता है वो किस में आता है? राजस्व खाते में। लेकिन जब ब्याज का पूरा मूलधन प्राप्त होता है वो किस में आता है? वो आता है पूंजीगत खाते में। तो राज्य सरकार या कोई दूसरी संस्थान वगैरह जो सरकार से, केंद्र सरकार से ऋण ले रखी थी, जब वो वापस लौटाएगी तो पूंजीगत आय के थ्रू माना जाता है। पूंजीगत व्यय में क्या आता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, यानी कोई सरकार ने कोई संपत्ति नहीं बना रही है, कोई सड़क वगैरह का निर्माण कर रही है, कोई मशीनरी या उपकरण खरीद रही है, निवेश करी है, कोई कंपनी थी जिसका राष्ट्रीयकरण करने के लिए निवेश करी है या किसी और चीज़ में निवेश करी है, वो भी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता है। ऋण की अदायगी, ऋण पर ब्याज देना राजस्व व्यय के अंदर, और ऋण की पूरे मूलधन की अदायगी करेगी तो वो आएगा पूंजीगत व्यय के अंदर। अब बताओ, ब्याज देना किस में आता है? राजस्व व्यय में, और पूरा मूलधन पूंजीगत व्यय में। यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राज्य को कर्ज भी देती है सरकार, राज्य को कर्ज देती है ना, वो भी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत शामिल होता है। अब बात करते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन, FRBM एक्ट 2003। इसमें 4 बार संशोधन हो चुका है, 2004, 2012, 2015 और 2018 के अंदर। यदि ये आए कि पीटी में, जबकि पीटी में जब कई बार ऑप्शन में ऐसा ही पूछती है कि FRBM एक्ट में कभी भी संशोधन नहीं किया गया है, तो ध्यान रखना इसमें 4 बार संशोधन हो चुका है। FRBM एक्ट में गाठे के लिए क्या प्रावधान किया गया है कि जो भी राजकोषीय गाठा होगा ना, वो 3% तक होना चाहिए मैक्सिमम। GDP का 3%, ये GDP अपनी 100 रुपये है तो उसका 3% ही गाठा होना चाहिए मैक्सिमम। स्केप क्लोज क्या है कि यदि कोई कभी युद्ध की स्थिति आ गई या राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति आ गई तो गाठा थोड़ा बढ़ सकता है, 3 की जगह वो 3.5 भी हो सकता है। तो गाठे में जो छूट दे रखी है वो है स्केप क्लोज। ध्यान रखना, कितनी राजकोषीय गाठा कितना तय किया गया है? GDP का 3%। इसमें यह भी तय किया गया है कि सरकार जो ऋण लेती है ना, जो प्रतिभूतियों के द्वारा ऋण लेती है, वो 60% होना चाहिए GDP का। गाठा 3%, ऋण कितना ले सकती है? 60%।
यानी 100 रुपये GDP है तो उसका 60 रुपये वो ऋण के रूप में ले सकती है। लेकिन 60 रुपये में केंद्र का कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 40% और राज्यों का 20% है, ये मिला के हो गया 60%। तो दो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, राजकोषीय घाटा GDP का 3% और सरकारी ऋण GDP का 60%। करंट में हर जगह यदि जब भी इकोनॉमी के बारे में सुनेंगे, बजट की बात होगी, तो इन दो का मेंशन हमेशा होता रहता है। अच्छा, ये लाया क्यों गया था, उत्तरदायित्व किस चीज़ का उत्तरदायित्व, यानी राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना, पारदर्शिता बनाए रखना, राजकोषीय स्थिरता होना, ऋण का न्याय संगत वितरण किया जाना, RBI द्वारा मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना, ये सब FRBM एक्ट के अंतर्गत है। बजट के साथ चार नीतिगत वक्तव्य भी जो सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। कौन कौन सा, राजकोषीय नीति और रणनीति का वक्तव्य, माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क के बारे में, मध्य अवधि का व्यय के बारे में रूपरेखा देती है, मध्य अवधि की राजकोषीय नीति भी प्रदान करती है सरकार। ये सब FRBM एक्ट के अंतर्गत ही आता है, ध्यान रखना। इन एक बार चारों को ऑप्शन में पूछ लेता है। राजकोषीय नीति, रणनीति, वक्तव्य, माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मध्य अवधि व्यय रूपरेखा का विवरण, मध्य अवधि की राजकोषीय नीति, इन सब का भी बजट के साथ सरकार प्रस्तुत करती है। अब बात करते हैं प्रतिभूतियों के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिभूति क्या है, जो सरकार ऋण लेती है उसी को तो प्रतिभूति बोलती है ना। तो ऋण किस किस प्रकार से लिया जा सकता है, कितनी समयावधि का ऋण होता है, ये सब है, और जारी कौन करता है। तो ध्यान रखना, तो प्रतिभूति होती है गवर्नमेंट की होती है, लेकिन इनको जारी कौन करता है, RBI। ये क्या है, प्रतिभूति सरकार पर उधार किसके थ्रू लेती है, सरकार उधार ले रही है, इसके बारे में कानून में होगा ना, यानी अपने संविधान में होगा ना। संविधान के आर्टिकल 293 में सरकार के द्वारा उधार लेने का मेंशन किया गया है। इसमें केंद्र सरकार बाह्य और आंतरिक दोनों ऋण ले सकती है, यानी विदेशों से भी ऋण ले सकती है और आंतरिक यानी किसी अपने देश में किसी संस्थान से भी ऋण ले सकती है। ये और कितना ऋण लेगी, ये कौन तय करेगा, ये संसद तय करेगी। सोचो, यदि ये संसद द्वारा तय नहीं किया जाएगा तो कोई भी गवर्नमेंट बनी तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कितना भी ऋण ले लेगी, नुकसान किसको होगा, बाद में सरकार मतलब पूरी भारत को नुकसान होगा ना। तो संसद द्वारा तय किया जाता है कि लिमिट तय की जाती है कि इतना ही ऋण ले सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 293 में केंद्र सरकार बाह्य और आंतरिक ऋण ले सकती है और इसकी सीमा कौन तय करता है, संसद द्वारा तय होता है। राज्य सरकार केवल आंतरिक ऋण ले सकती है, ध्यान रखना, राज्य सरकार बाह्य विदेशों से ऋण नहीं ले सकती। और एक और ध्यान रखना, यदि किसी राज्य का पहले से बकाया ऋण बाकी है, यानी पहले से कर्जा ले रखी है, तो दोबारा यदि वो और कर्जा लेना चाहती है तो पहले केंद्र से परमिशन लेनी होगी, बिना केंद्र की परमिशन के दोबारा ऋण नहीं ले सकती। प्रतिभूतियों का खरीद और विक्रय कहाँ किया जाएगा। प्रतिभूति क्या होती है, एक तरह से जैसे अपन कोई भी गारंटी के तौर में कुछ देते हैं ना, कागजात, कि ये मेरी ज़मीन के कागज़ ले ले और इसके बदले में मुझे ऋण दे दे, उसी तरह से प्रतिभूति गवर्नमेंट की। ये प्राथमिक बाजार में बेचा जाती है और द्वितीय बाजार, दोनों में इसका क्रय विक्रय होता है। प्राथमिक बाजार में का मतलब क्या हुआ कि सीधा RBI से निकल रहा है, मतलब पहली बार इसका विक्रय किया जा रहा है। तो पहली बार कहाँ होता है, ई-कुबेर पर किया जाता है और NDS ऑक्शन, ध्यान रखना, दोनों का ध्यान रखना, ई-कुबेर और NDS ऑक्शन, ये प्राथमिक बाजार के अंतर्गत आते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के। द्वितीयक बाजार में क्या आता है, NDS ऑर्डर मैचिंग, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है NDS OM, ये द्वितीय बाजार का कार्य करता है। यानी यहाँ पर जब मैंने कोई प्राथमिक बाजार के थ्रू मैंने ई-कुबेर पे से कोई प्रतिभूति खरीद ली, अब मुझे इस प्रतिभूति को वापस बेचना है, मैं गवर्नमेंट के लिए वेट नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट मुझे 10 साल बाद इसका वापस ब्याज चुकाएगी, नहीं, मुझे इसको अभी बेचना चाहता हूँ, मुझे रुपए की आवश्यकता है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, NDS OM पे, यानी ओपन मैचिंग। तो यहाँ जाके मैं अपनी प्रतिभूति की बोली वगैरह लगाऊंगा, फिर यहाँ से अपनी प्रतिभूति को विक्रय कर दूंगा। तो ये होता है द्वितीय बाजार। NDS OM की फुल फॉर्म क्या है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ये द्वितीय बाजार है। कौन कौन करते हैं ये सिस्टम, इसमें कौन कौन संस्थाएं होती हैं, बैंक, प्राइमरी डीलर, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड आदि।
और ध्यान रखना, सेबी के अंतर्गत जो पंजीकृत गैर बैंकिंग ब्रोकर होते हैं ना, जो अपन ने बात किए थे जब बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे थे, तब मैंने बताया था कि सेबी के अंतर्गत कौन कौन से गैर बैंकिंग ब्रोकर होते हैं, वो भी इसके अंदर द्वितीय बाजार के रूप में क्रय विक्रय कर सकते हैं। अब प्रतिभूतियों के प्रकार देखते हैं। टी बिल के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, सीएमबी के बारे में सुना होगा, दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ या दिनांकित प्रतिभूतियों के बारे में आपने सुना होगा। तो देखते हैं कि सरकार किस किस प्रकार के अपनी प्रतिभूतियाँ जारी करती है। टी बिल का क्या होता है, जब सरकार अपनी प्रतिभूतियों को 1 साल से कम समय के लिए जारी करती है। 1 साल से कम समय के लिए ऐसा नहीं है कि 10 दिन के लिए जारी कर दी, 50 दिन के लिए जारी कर दी या 111 दिन के लिए जारी कर दी, अपनी मर्जी से नहीं तय किए हुए हैं कि 91 दिन, 182 या 364 दिन की। तो 1 साल से कम में कौन कौन सी आ गई, 91 दिन की, या फिर होगी 182 दिन में या 364 दिन में। इसका मतलब क्या है कि मैंने आज जो जारी किया है, ये मेरा 100 रुपये का बॉन्ड था, ये मैंने जारी कर दिया, ये 91 दिन बाद ये पूरा हो जाएगा और इसके ऊपर जितना मुझे ब्याज देना था 10% या 20%, वो ब्याज 91 दिन बाद मुझे सरकार दे देगी। ये होता है 91 दिन, 182 दिन और 364, यानी जो बॉन्ड की परिपक्वता की अवधि होती है ना, यहाँ बॉन्ड अब कंप्लीट हो गया, उसकी अवधि टाइम है ये जीरो कूपन बॉन्ड होता है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि पहले कूपन चलता था, कोई भी बॉन्ड होता था ना, जैसे ये बॉन्ड हो गया, 100 रुपये का बॉन्ड होता था, इस पर मान लो 5% का ब्याज मिल रहा था, तो आगे मेंशन रहता था 5%, यानी 10% का ब्याज मिल रहा है, तो 6 महीने पर 5% मिल गया, 6 महीने पर 5%। तो मैं 6 महीने बाद जाऊँगा आरबीआई के पास और आरबीआई को जाके बोलूँगा कि मेरा ये बॉन्ड था, ये कंप्लीट हो गया है, तो मैं आरबीआई मेरे एक को फाड़ के अपने पास रख लेगी, फिर बचेगा केवल 6 महीने बाद दोबारा 5% देना और गवर्नमेंट को। ये होता था कूपन, यानी बॉन्ड के ऊपर आगे जितना टाइम अवधि रहती थी उसके कूपन जुड़े हुए रहते थे, जाके मैं एक को अपने को फाड़ के दे देता था, फिर वो उसके बदले में दे देती थी, और जब पूरा परिपक्व अवधि हो जाती थी तो मुझे मूलधन सहित देती थी। ये होता है कूपन। लेकिन जो 91 दिन होते हैं, 182 या 364 दिन होता है, ये कूपन बॉन्ड नहीं होते, यानी इनका पूरा बीच में टाइम पीरियड नहीं होता, अंत में ही पूरे रुपए मिलते हैं। तो ये जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, यानी इन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। एक बात और ध्यान रखना, जो कूपन बॉन्ड होते हैं ये डिस्काउंट भी मिलते हैं। डिस्काउंट में मिलने का क्या मतलब हुआ कि ये हो गया 100 रुपये का बॉन्ड, तो सरकार इस पर कोई ब्याज नहीं देगी, इसी को केवल 95 रुपये में बेच देगी कि तुम अब 95 रुपये ले लो और 91 दिन बाद आके मेरे से 100 रुपये लेके चले जाना। तो ये क्या हुआ, डिस्काउंट पर बेचना। तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट में बेचती है, किनको, उसको, टी बिल को, यानी इस पर ब्याज की जो दरें होती हैं वो नहीं होती हैं। दूसरा होता है नगद प्रबंधन बिल, यानी नगद मैनेजमेंट बिल। इसमें क्या होता है कि ये 91 दिन से छोटा होता है। सरकार को यदि कोई अल्पकालिक टाइम के लिए कोई धन चाहिए तो 91 दिनों से कम के लिए चाहिए तो वो जारी करती है सीएमबी, यानी नगद मैनेजमेंट बिल। ये कब से शुरुआत की गई थी इनकी, 2010 से इनकी शुरुआत की गई थी। ये 91 दिन से कम अवधि के होते हैं। यदि 91 दिन 182 या 364 दिन के होते हैं तो उसको टेबल बोलते हैं। जब बात आ जाती है 1 साल से अधिक तो उनको बोलते हैं दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ। नाम में ही है ना, दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ। ये 5 साल से लेकर 40 साल तक की इनकी समय अवधि होती है। इनको दिनांकित प्रतिभूतियाँ बोलते हैं। दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ 5 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की होती हैं। ब्याज दर निश्चित भी रहता है और बदलता भी रहता है, यानी पहले से तय होता है कि इस पर कितना ब्याज दर होगा या फिर बदलता रहेगा, जो भी हो पहले से तय होता है। ब्याज कब मिलता है, 6 माह पर। हर 6 माह पर जितना ब्याज होता है उसका आधा मिलता रहता है। क्योंकि साल का होता है ना ब्याज, तो जैसे 12% दे रहा हूँ तो पूरे साल का होता नहीं है, तो 6% है हर महीने 6 महीने के ऊपर मिलेगा। तो 6 माह पर ब्याज का भुगतान होता है। ब्याज दर निश्चित या बदलती रहती है। क्या ये जो टी बिल है या केस मैनेजमेंट बिल है वो राज्य सरकार जारी कर सकती है? नहीं जारी कर सकती। ध्यान रखना, राज्य सरकार टी बिल और नगद मैनेजमेंट बिल यानी सीएमबी जारी नहीं कर सकती। तो राज्य सरकारें ऋण किस प्रकार लेती है, वो जारी करती हैं दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ। राज्य सरकारें जारी करती हैं दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ। और किस नाम से जारी होती है इनका, राज्य विकास ऋण यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन, SDL बोलते हैं इसको।
एक मिनट रुकना। सॉरी, पेंसिल बंद होगी, 2 मिनट के लिए अपने को बिना पेंसिल की पढ़ना पड़ेगा। और आशा करता हूँ आप सीरियस एस्पिरेंट होगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता पेंसिल से पढ़ रहे हैं या किससे पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड की। अच्छा, प्रतिभूतियों के अलावा टी बिल हो गए, नगद के प्रबंधन बिल हो गया, दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ हो गई, और भी कोई बॉन्ड होता है जो सरकार जारी करते हैं, यानी वो बॉन्ड ये टी बिल के अलावा, नगद प्रबंधन बिल के अलावा और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों के अलावा होते हैं। क्या बोलते हैं उनको? सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। यानी पर्यावरण के लिए कुछ धन जुटा दिए। कई बार सरकार बोलती है कि हम पर्यावरण का विकास करना चाहते हैं या पर्यावरण के लिए नियमित और अनुकूलन परियोजनाएं लागू करना चाहते हैं, इसके लिए धन चाहिए, तो हम बॉन्ड जारी कर रहे हैं, लेकिन इसको कम ब्याज दर पे जारी करेंगे, तो उनको बोलते हैं सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। इनसे जुटाया पैसा केवल पर्यावरण अनुकूलन परियोजनाओं में काम में ले सकते हैं। अच्छा, ग्रीनियम क्या होता है? अब यूपीएससी पीटी पूछेगी कोई पर्सन तो उसकी संभावना रहेगी ग्रीनियम पर, ग्रीनियम क्या होता है उससे संबंधित पूछेगी। तो ध्यान रखना, ग्रीनियम क्या होता है कि जो दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ होती है ना, इस पर मान लो 6% ब्याज मिल रहा है और ग्रीन बॉन्ड पे उसी टाइम पीरियड के लिए 5% ब्याज मिल रहा है, तो इन दोनों का जो अंतर हो गया ना 1%, वो होता है ग्रीनियम। यानी सामान्य बॉन्ड और ग्रीन बॉन्ड की यील्ड के मध्य जो अंतर होता है उसको बोलते हैं ग्रीनियम। मसाला बॉन्ड क्या होता है? जो रुपये मूल्य वर्ग का, यानी जो रुपये के अंदर जो अपने को कोई बॉन्ड मिल रहा है, अब विदेशों से जाके अपन कोई खरीदेंगे तो डॉलर में मिलेगा ना। जब अपन अपने रुपये के अंदर कोई बॉन्ड जारी करते हैं विदेश में तो उनको बोलते हैं मसाला बॉन्ड। कौन जारी करता है? भारतीय संस्थाएं जब विदेश में बाजार में अपने रुपये मूल्य वर्ग का बॉन्ड जारी करती हैं उसको बोलते हैं मसाला बॉन्ड। बॉन्ड यील्ड क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, और यहीं पर अपने को कंफ्यूजन अधिक होता है। चलो, चार्ज हो गई अपनी पेंसिल। बॉन्ड यील्ड बॉन्ड यील्ड ये होती है रिटर्न, जितना अपने को रिटर्न मिलेगा ना उसकी है। रिटर्न कैसे? कि यदि 100 रुपये का मैंने बॉन्ड खरीदा था, उस पर 5% मुझे ब्याज मिल रहा था, तो कितना मिल रहा है मुझे? टोटल 5 रुपये मिले, है ना, बदले में। ये होता है जो इतना अंतर मिल रहा है ना, वो अंतर। यदि मैंने 90 का खरीदा, 5% मुझे ब्याज मिल रहा था, तो ये ब्याज हो गया। यदि 10% मिल रहा था, तो ये जो अंतर हो ना, इस अंतर को बोलते हैं यील्ड बोलते हैं। बॉन्ड पर निवेश की गई पूंजी पर मिलने वाला रिटर्न। 100 रुपये का बॉन्ड था, इस पर 5 रुपये मिल रहे थे, ये हो गया जो रिटर्न प्राप्त हुआ है, इसको बोलेंगे अपन यील्ड। ये द्वितीय बाजार में ज़्यादा उपयोगी रहती है। कैसे? आप देखो, मैंने एक 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा है, इस पर 5% मिल रहा था, तो टोटल कितना हो गया? 105। अब द्वितीय बाजार में गया, मेरे पास ये 100 रुपये का था और मुझे इसको बेचना है। इसकी टाइम अवधि थी मान लो 1 साल की थी, लेकिन अब मुझे अभी 2 महीने हुए हैं और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तो मैं द्वितीय बाजार में जाके बोलूँगा कि कोई इसको ख़रीदना चाहता है या नहीं। यदि कोई ख़रीदना चाहता है तो, और मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इसको बेचने की, तो मैं बोलूँगा कि यार मैं 100 रुपये में ख़रीदा था और मुझे अभी तुरंत रुपये की आवश्यकता है, तो एक काम कर, इसको 99 रुपये में ले ले, मैं तुझे ये 100 रुपये वाला दे दूँगा। तो यदि मैंने इसको 99 रुपये में बेच दिया, इसको मैंने 99 रुपये में बेचा, सामने वाले को तो वही पूरा अवधि के बाद कितने रुपये मिलेंगे? 5 रुपये मिलेंगे, है ना, क्योंकि पहले से तय था ये तो 5% का, 100 रुपये 5, तो उसको तो 5 रुपये मिलेंगे, तो उसको टोटल कितना होगा? 105। इसका अंतर कितना हो गया? 6 रुपये का अंतर। उसने 99 में खरीदा और 105 में बेचा, 6 रुपये प्राप्त हुए। यहाँ पर कितना अंतर था? 5 रुपये। बॉन्ड सेम है, लेकिन उसकी यील्ड चेंज हो गई। पहले यील्ड कितनी थी? 5 रुपये, और अब 6 रुपये हो गई। तो ये होती है बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड यील्ड में विपरीत संबंध होता है, क्योंकि जैसे 99 रुपये, यानी बॉन्ड की कीमत कमी हुई और बॉन्ड की यील्ड बढ़ गई 6 रुपये। अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले और देख लेते हैं। सामान्य कितना था? 100 रुपये का था बॉन्ड, उस पर रिटर्न कितना प्राप्त हो रहा था? 5 रुपये। तो बॉन्ड यील्ड कितनी हुई? 5%। 5% कैसे? 100 रुपये का बॉन्ड था,
ये 100 रुपये का बॉन्ड था, इस पर 5 रुपये प्राप्त हो रहे थे। 105 प्राप्त होंगे ना, तो इनका अंतर कितना था, 5 रुपये प्राप्त हो रहे थे। यह है सामान्य अवधि। यदि कीमत गिर गई, बॉन्ड की कीमत गिर गई, यानी बॉन्ड अब 100 रुपये का नहीं बिक रहा, 90 रुपये का ही बिक रहा है, तो उस पर रिटर्न कितना प्राप्त होगा, 15 रुपये, क्योंकि उसकी कीमत तो लास्ट में 105 ही होगी ना। क्योंकि सरकार तो कुल मिला के, देखो ऐसे समझो, जो सरकार रुपये दे रही है, ये 100 रुपये का सरकार ने बॉन्ड दिया और इस पर 5 रुपये देगी, और कुल मिला के 1 साल बाद 105 रुपये देगी, तो इसकी फाइनल कीमत तो 105 ही है। प्रारंभिक कीमत पहली बार जो प्राथमिक बाजार होता है उसमें तो 100 रुपये कन्फर्म थी, लेकिन जब द्वितीय बाजार में आएंगे तो इसमें ऊपर और नीचे हो सकती है। बाजार की स्थिति को देखते हुए कोई दोबारा बेचना चाहेगा तो ऊपर नीचे हो सकती है ना, तो वही परिवर्तन हो रहा है। ये सामान्य अवधि में 5% थी, लेकिन बॉन्ड की यदि कीमत गिर जाए, कोई 100 रुपये थी तो कोई 100 रुपये में ना करके खरीद के इसको 90 रुपये में ही खरीद रहा है। अच्छा, कीमत क्यों गिरी है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। कीमत गिरने का कारण है महंगाई, सरकारी कर्ज में वृद्धि या तरलता में कमी। तरलता में कमी हुई तो महंगाई बढ़ जाती है। अब देखो, महंगाई बढ़ने पर बॉन्ड की कीमत कैसे कम होती है, वो देखो। महंगाई बढ़ी तो आज यदि कोई रुपए की कीमत 105 रुपये है, क्योंकि आज इसकी कीमत 105 ही है ना, 105 रुपये कीमत है। महंगाई बढ़ गई, और महंगाई बढ़ने के बाद जो 1 साल के बाद जो 105 रुपये प्राप्त होंगे ना, मान लो महंगाई इतनी बढ़ गई, मुद्रास्फीति 10% हो गई है, तो बाद में जो सामान आज मैं 100 रुपये में खरीद सकता था, वो बाद में मान लो मैं 110 रुपये में भी ना खरीद पाऊँ तो मुझे तो नुकसान ही है ना। बाद में जैसे मुझे 105 रुपये प्राप्त हो जाए, लेकिन आज जो सामान मैं 100 रुपये में खरीद पा रहा हूँ, वो बाद में 110 में भी नहीं खरीद पाऊँगा महंगाई बढ़ने के कारण। तो मतलब रुपये का ह्रास हो गया, रुपये का ह्रास हो गया, तो रुपये 5 मुझे जाके नुकसान ही होगा ना। अब तो मान लो मैं इसको 100 रुपये में 99 रुपये में बेच दूँ, ठीक है, मुझे 1 रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन 1 साल बाद ये 100 रुपये की कीमत भी 90 रुपये के बराबर ही हो गई, तो मुझे तो 1 साल बाद तो 9 रुपये का नुकसान होगा ना। इससे अच्छा है कि मैं आज 99 रुपये पर बेच दूँ। समझ में आ रहा है ना। तो कीमत गिरने का कारण महंगाई, जैसे महंगाई बढ़ेगी तो कीमत में गिर जाएगी, क्योंकि मुद्रास्फीति की वजह से रुपये का ह्रास होता है, मूल्य ह्रास होता है। तो यहाँ पर 90 रुपये में बेचा, टोटल रिटर्न कितना होगा, बाद में 105 रुपये प्राप्त होंगे ना। 1 साल बाद तो 105 रुपये सरकार 105 ही देगी, तो कितने प्राप्त हुए, 15 रुपये प्राप्त हुए जिसने 90 रुपये में खरीदा। तो इसकी बॉन्ड यील्ड कितनी हो गई, 16% है ना। 16% कैसे, कि इसने 15 रुपये का इसको फायदा हुआ, कितने रुपये पर, 90 रुपये की। परसेंटेज निकालेंगे तो 116% आती है। वहीं पर यदि किसी कारण से अब पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, लेकिन मुझे फिर भी अपना बॉन्ड बेचना है। क्यों बेचना है, क्योंकि मुझे रुपए की जरूरत है। अर्थव्यवस्था में तो विकास हो रहा है, लेकिन मुझे अभी इंस्टेंटली रुपए चाहिए, तो मैं जाके बॉन्ड बेचूंगा। लोग उसको अब खरीद रहे हैं, लोगों की मांग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बॉन्ड आगे जाके 105 रुपये दे रहा है, तो काफ़ी कीमती होंगे। तो मैं जाके बोलूँगा कि मैं 100 रुपये में खरीदा था, तो तुम्हें 101 में दे रहा हूँ, तो तुम्हें बाद में 105 रुपये प्राप्त हो जाएंगे, तो लोग खरीद लेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था तेज़ है। वहीं महंगाई वाली स्थिति होती तो लोग 100 रुपये में तो क्या 99 रुपये में भी नहीं खरीदेंगे, तब मुझे अपनी कीमत गिरानी पड़ेगी। जब अर्थव्यवस्था में तेज़ी है तो मैं इसको 103 रुपये में बेच रहा हूँ। 100 रुपये में मैंने खरीदा था, 3 रुपये का मैंने फ़ायदा उठा के अब 103 रुपये में बेच दिया। तो जो अगला वाला खरीदेगा उसको तो वही 105 रुपये प्राप्त होंगे, तो उसको लाभ कितने का होगा, 2 रुपये का। तो ये 2 रुपये का लाभ है, तो ये हो गई उसकी बॉन्ड यील्ड। तो बॉन्ड यील्ड कितनी हो गई, उसने 103 रुपये में ना 2 रुपये का फ़ायदा हुआ, 103 में 100 रुपये का बॉन्ड था, फ़ायदा कितना हुआ, 2 रुपये का। बॉन्ड कितने का था, 103 में। जब इसकी प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.94%। तो आपको समझ में आ गया ना कि बॉन्ड यील्ड क्या होती है, कि जो अपने को टोटल अपने बॉन्ड पर जो रिटर्न प्राप्त हो रहा है ना, वो होता है बॉन्ड यील्ड। अच्छा, उसको कूपन रेट मत समझ लेना। कूपन रेट तो क्या थी, ये 5% थी। 100 रुपये का बॉन्ड था, उस पर जो 5% मिल रहा था ना, वो है कूपन रेट। लेकिन बॉन्ड यील्ड तो अलग होती रहती है ना, आगे पीछे बदलती रहती है। जो बॉन्ड होता है उसकी कीमत यदि कम होती है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। बॉन्ड की कीमत कम हुई, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। बॉन्ड की कीमत में वृद्धि हुई, बॉन्ड की यील्ड कम हो गई। तो ध्यान रखना, कूपन रेट और बॉन्ड यील्ड में दोनों में अंतर होता है। पीटी में यदि ऑप्शन में दे सकता है तो इसी तरह से कन्फ्यूजन करेगा कि कूपन रेट और बॉन्ड यील्ड समान होती है। नहीं, बॉन्ड यील्ड बदलती रहती है। बॉन्ड की कीमत में वृद्धि होने पर बॉन्ड यील्ड कम हो जाती है, और बॉन्ड की कीमत में कमी आने पर बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है। यानी बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड यील्ड व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखती हैं। अब देखते हैं यील्ड कर्व क्या होता है। यील्ड कर्व यानी
जो रिटर्न प्राप्त हो रहा था ना यील्ड, उसका कर्व किस प्रकार बनता है। जो अल्पकालिक जो प्रतिभूतियाँ होती हैं, जो टी बिल थे यानी 3 महीने के थे, यानी 91 दिन का था, 182 दिन का था, या कोई 1 साल को या 10 साल पे जो रिटर्न प्राप्त होता है वो होता है यील्ड कर्व, उसमें दर्शाते हैं। जैसे 3 महीने में, अच्छा आप बताओ कि मैं किसी को लंबे समय अवधि के लिए, मान लो 10 साल के लिए ब्याज दे रहा हूँ, ऋण दे रहा हूँ, तो मैं उस पर रिटर्न ज़्यादा प्राप्त करूँ ना, मैं उसको बोलूँगा भाई तू 10 साल के लिए ले जा, लेकिन मुझे बाद में 6 या 7% देना होगा। आज यदि तू 1 साल के लिए लेके जा रहा है तो ठीक है, तुम 3% पे लेके चला जा, लेकिन 10 साल के लिए तो मैं तुझे 6 या 7% पे दूंगा। अच्छा क्यों दूंगा इतना इतना महंगा देने का रीज़न भी एक कोई ना कोई रीज़न तो बताऊंगा ना, क्योंकि आगे धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जाएगी तो रुपए का ह्रास हो जाएगा। आज जो मैं तुझे 3% पे दे रहा हूँ, बाद में वो मैं तुझे 3% पे दूंगा तो मैं तो उल्टा घाटे में ही जाऊँगा, वो तो 6% पे आके उसकी भरपाई होगी, क्योंकि इतने टाइम तक 3% तो मुद्रास्फीति भी बढ़ जाएगी। तो इस कारण होता है कि जो लंबे समय अवधि के जो बॉन्ड होते हैं उनकी जो बॉन्ड यील्ड होती है वो अधिक होती है। कम समय अवधि की बॉन्ड यील्ड कम होती है, अधिक समय अवधि की बॉन्ड यील्ड अधिक होती है। तो सामान्य स्थिति में कर्व किस प्रकार बनेगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा जैसे जैसे समय में वृद्धि होगी। लेकिन कई बार ये इन्वर्टेड स्थिति बन जाती है। इन्वर्टेड स्थिति, ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में सुना होगा ना उसमें क्या करती है सरकार, जो लंबे समय के अवधि के थे ना बॉन्ड, उनकी कीमत गिरा देती है। क्यों गिरा देती है, क्योंकि लगता है कि भविष्य में मंदी का खतरा आ गया। अब मंदी का जैसे खतरा आएगा तो लोग क्या करेंगे, अपने जो लंबी अवधि के बॉन्ड थे ना उनको तो बेचना शुरू कर देंगे, और जो कम समय अवधि के बॉन्ड थे उनको खरीदना शुरू कर देंगे। तो जब इनको बेचना शुरू कर देंगे तो इनकी सरकार द्वारा, इनकी आरबीआई इनकी बॉन्ड यील्ड को कम कर देगी, और लंबे समय अवधि के, क्योंकि इनकी मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी तो सरकार भी जानती है मुझे ज़्यादा फायदा हो जाएगा तो इसकी कीमतों में वृद्धि कर देगी, तो इसका ग्राफ उल्टा बनेगा। तो ये होता है इन्वर्टेड ग्राफ। कब बनता है ये, जब मंदी की स्थिति आती है। तो अमेरिका के जो फेडरल बैंक होता है ना उसमें ये स्थिति देखी गई है कि अमेरिका में जब भी मंदी की स्थिति आई है तो उनका जो ग्राफ होता है, यील्ड कर्व ग्राफ होता है, वो उल्टा बनने लग जाता है। तो समझ में आए ना, सामान्य स्थिति में क्या होता है और इन्वर्टेड स्थिति में क्या होता है। ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, ये भी यील्ड से संबंधित है। जब आरबीआई द्वारा अल्पकालिक अवधियाँ, ये जो अल्पकालिक अवधियाँ था इनको बेचने लगती है, और जो दीर्घकालिक प्रतिभूतियाँ हैं उनको खरीदने लगती है, वापस अपनी मार्केट से वापस लेना शुरू कर देती है। क्योंकि आरबीआई दे रही है ना, आरबीआई जो अल्पकालिक थी उनको तो बेचना शुरू कर दिया कि जल्दी जल्दी निकालो छोटी, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी तेजी में, और लंबे समय अवधि की सरकार खुद ही वापस खरीदना शुरू कर देती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में मैंने इसको अच्छे से समझाया था कि प्रतिभूतियों को खरीदना बेचना आरबीआई क्यों करती है। अब यूपीएससी इम्पोर्टेंट क्या है, ये ज़्यादा ध्यान रखना। यूपीएससी प्रश्न पूछेगी पीटी में तो इसी प्रकार से अप्लाइड प्रश्न पूछेगी। महंगाई बढ़ रही है, मैंने बताया था कि जब महंगाई बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड में भी वृद्धि होती है। तो महंगाई बढ़ेगी तो बॉन्ड यील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भविष्य में पैसे की वैल्यू कम होने की स्थिति आती है। महंगाई होने पर भविष्य में पैसे की वैल्यू कम हो जाती है ना। अब यूएस फेडरल में वृद्धि हो रही है, ध्यान रखना। अमेरिका के बैंक में, अमेरिका जो बैंक था वो अपनी ब्याज दरों में यदि वृद्धि करने लग जाता है तो भारत में बॉन्ड यील्ड बढ़ने लग जाती हैं। क्यों बढ़ने लग जाती है, क्योंकि जो विदेशी लोग थे भारत में निवेश करके रखते हैं ना, ऑब्वियसली भारत के जो अपने जो बॉन्ड सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं इनमें निवेश करके रखते हैं। जैसे ही अमेरिका ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी तो भारत की तुलना में ज़्यादा ब्याज मिल रहा है उनको, तो वो अपना रुपए यहाँ से निकालना शुरू करेंगे, यहाँ से रुपए निकाल के अमेरिका में रुपए डालना शुरू करेंगे, अमेरिका के बॉन्ड खरीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा ब्याज दर प्राप्त हो रही है और वो सुरक्षित भी है। भारत की तुलना में वो सुरक्षित क्यों है, क्योंकि वहाँ पर अर्थव्यवस्था विकास, एक तो विकसित अर्थव्यवस्था है। भारत की जैसी स्थिति नहीं है कि वहाँ पर भारत में रुपए का ह्रास होने लग जाता है, वो स्थिति नहीं है। तो वो भारत से रुपए निकालेंगे, अमेरिका के बैंकों में डालना शुरू कर देंगे, यानी अमेरिका की प्रतिभूतियाँ खरीदना शुरू कर देंगे। भारत में आएगी रुपए की कमी, और दूसरी क्या होगी, कुछ बेच के तो जा रहे हैं ना, कुछ बेच के जा रहे हैं, तो जो चीज़ वो बेच रहे हैं, यानी भारत की जो सरकारी प्रतिभूतियाँ बेच रहे हैं, यहाँ की प्रतिभूतियाँ बेच के अमेरिका की प्रतिभूतियाँ खरीद रहे हैं ना, तो जब यहाँ की प्रतिभूतियाँ बेचेंगे तो द्वितीय मार्केट में प्रतिभूतियाँ अत्यधिक मात्रा में आ जाएंगी, है ना। और किसी भी चीज़ की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो उसकी कीमत में कमी आती है ना। मैंने समझाया था आपूर्ति और कीमत का क्या संबंध होता है। जब आपूर्ति में वृद्धि हो जाएगी तो उसकी कीमत में कमी हो जाएगी। अब जो 100 रुपये का था वो यहाँ पर 99 रुपये में लेने लग जाएगा।
अब जो निवेशक क्या करेगा कि यार 100 रुपये का मैंने खरीदा था, तो एक काम करो, तो 99 रुपये का ही ले लो, मुझे यहाँ से रुपये निकाल के अमेरिका में जाना है ना, तो 99 में बेचने लग जाएगा। और जो बॉन्ड की जब कीमत गिरती है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। समझ में आया ना फेडरल बैंक का भारत की बॉन्ड यील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जब भारत से पैसा आउट करने लग जाएंगे, जैसे क्यों क्यों क्योंकि यूएसए में सुरक्षित ब्याज दरें, तो भारत में बॉन्ड की कीमत गिरेगी। बॉन्ड की कीमत गिरेगी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने लगेगी। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा, जब भी राजकोषीय घाटा बना है यानी सरकार उधार की में वृद्धि कर देगी। जब सरकार मार्केट से उधार बहुत ज़्यादा लेना चाहती है, सरकार के पास घाटा चल रहा है, सरकार को अपना व्यय नियंत्रित करने के लिए कहीं से तो उधार लेना पड़ेगा ना, तो बाजार से उधार बहुत ज़्यादा मात्रा में लेगी। उधार लेगी तो सरकार अपनी जो प्रतिभूतियाँ हैं उनकी सप्लाई बढ़ा देगी। और आपको पता है, अभी समझाया था कि जब भी किसी चीज़ की सप्लाई में वृद्धि होती है तो उसकी कीमत में गिरने लग जाती है। और जब कीमत गिरेगी तो बॉन्ड की कीमत गिरेगी, बॉन्ड की कीमत गिरी तो बॉन्ड यील्ड में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड यील्ड में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। आया समझ में? तो ये 3 चीज़ों की घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, यूपीएससी सीधा पीटी में डायरेक्ट अप्लाइड पूछता है कि महंगाई बढ़ रही है तो बॉन्ड यील्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। फेडरल बैंक की दरों में वृद्धि हो रही है तो भारत में बॉन्ड यील्ड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। करंट में भी हमेशा बना रहता है और पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कराधान की। अच्छा, अपना एक पॉइंट बच गया है, वो है राजकोषीय घाटा। कौन कौन से घाटे के प्रकार हैं वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। कराधान के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जैसे निगम कर या समकारी लेवी, है ना, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। यूपीएससी के लिए भी इसी तरह का टर्म पूछने लायक होता है। मेट क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, एंटी डंपिंग या काउंटर वेलिंग क्या होता है, बहुत बार न्यूज़ में चलता रहता है। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होते हैं, एड वेलरम क्या होता है, विशिष्ट कर कौन से होते हैं, कर उत्प्लावता क्या होते हैं, वित्तीय खिंचाव क्या होता है, ये कल अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे।